नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, जिसके अंतर्गत अपन ने जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरण का अध्ययन कर लिया था। आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, दोस्तों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या से है। अर्थात एक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अर्थात घनत्व किसी भी स्थान व जनसंख्या के अनुपात का प्रतीक होता है। किसी भी स्थान व जनसंख्या के अनुपात का प्रतीक होता है। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए अनेक तरह की विधियां प्रचलित है, जिसे जनसंख्या घनत्व के प्रकारों के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की विधियां। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की विधियां, दोस्तों जो पहली विधि है वह है आंकिक या गणितीय जनसंख्या घनत्व। आंकिक या गणितीय जनसंख्या घनत्व, दोस्तों आंकिक या गणितीय जनसंख्या घनत्व जो है वह जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की सबसे सरल तथा सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो इसका सूत्र क्या होगा? आंकिक जनसंख्या या गणितीय जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यदि किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या दी हुई हो और क्षेत्रफल दिया हो तो अपन जनसंख्या घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या और क्षेत्रफल मिल जाए तो क्या निकाल सकते हैं? जनसंख्या घनत्व निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 4-5 उत्तर है, कई बार वहां से परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो अगर आंकिक जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछ ले कि आंकिक जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो क्या लिखोगे दोस्तों? जिसमें मानव व स्थल के अनुपात का अध्ययन किया जाता हो। जिसमें मानव यानी मानव जनसंख्या व स्थल के अनुपात का क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो, आंकिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दोस्तों दूसरा है कारिक जनसंख्या घनत्व। कारिक जनसंख्या घनत्व, कारिक जनसंख्या घनत्व यानी किसी क्षेत्र में कृषिगत भूमि व कुल जनसंख्या का अनुपात, कृषिगत भूमि व कुल जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? कारिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो कारिक जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। अगर आगे बात करें तीसरा, तो तीसरा दोस्तों है कृषि जनसंख्या घनत्व। कृषि जनसंख्या घनत्व, कृषि जनसंख्या घनत्व किसी भी राष्ट्र की कुल कृषि, किसी भी राष्ट्र की कुल कृषि भूमि व कुल जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? कृषि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। किसी क्षेत्र की कुल कृषि भूमि व कार्य में संलग्न जनसंख्या का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है? कृषि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कृषि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या, कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल क्या होता है? कृषि जनसंख्या घनत्व होता है। दोस्तों चौथा है आर्थिक जनसंख्या घनत्व। आर्थिक
जनसंख्या घनत्व। आर्थिक जनसंख्या घनत्व यानी किसी भी क्षेत्र विशेष में आर्थिक जो संसाधन है उनकी क्षमता व वहां की जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? आर्थिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो पर्याप्त जो संसाधन है, जो आर्थिक जो संसाधन है, उनकी क्षमता व वहां की जनसंख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आर्थिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो आर्थिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या बटा क्या होगा? देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य, देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य क्या कहलाता है? आर्थिक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दोस्तों अगला है पोषक जनसंख्या घनत्व। पोषक जनसंख्या घनत्व, पोषक जनसंख्या घनत्व दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है? खेती की भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, खेती की भोज्य फसलों का क्षेत्रफल और किसका अध्ययन किया जाता है? उन प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? पोषक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी जनसंख्या बट्टा कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, कुल भोज्य फसलों का जो क्षेत्रफल है, यानी जहां भोज्य फसलें पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पोषक जनसंख्या घनत्व कहलाता है। दोस्तों आंकिक जनसंख्या घनत्व को प्रमुख रूप से देख लीजिएगा। आंकिक जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उदाहरण, मान लीजिए किसी प्रदेश का किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। कोई भी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है वह 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 1,50,000 है, 1,50,000। तो बताइए जन घनत्व ज्ञात करो, जन घनत्व ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या दिखाएंगे? जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कितना हो गया जन घनत्व? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या दी हुई है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी 1,50,000 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार डायरेक्ट परिभाषा न पूछ के उदाहरण के माध्यम से वह एक छोटा सा क्वेश्चन अपन को हल करवा लेता है। तो अपन को लगता है कि अपने बुक में तो ऐसा कोई है ही नहीं, गणित का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, परिभाषा के अकॉर्डिंग जो मान आपको दिया हुआ है वैसे सूत्र में रख के आपको उसको निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला है अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र,
सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। चौथा है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। चौथा है कम जनसंख्या वाले, कम जन घनत्व वाले या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगला कौन सा है दोस्तों? लास्ट होगा जनशून्य क्षेत्र। जनशून्य जन घनत्व वाले क्षेत्र। तो इन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को बांटा गया है। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और जनशून्य प्रदेश। दोस्तों एक एक करके इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अत्यधिक जनघनत्व वाले जो क्षेत्र उनके बारे में करते हैं। दोस्तों विश्व में ऐसे देश जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक मिलता हो, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में उनको शामिल करते हैं। विश्व के ऐसे देश जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता हो या अधिक मिलता हो, वे क्षेत्र इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल करते हैं, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसमूहों को शामिल किया गया है। विश्व के 3 प्रमुख जनसमूहों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहला है पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया। पहला है पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये तो पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप। और तीसरा जो क्षेत्र है वह है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। पूर्वी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक मिलता हो। इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख 3 महाजन समूहों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप तथा पूर्वी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन प्रदेशों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कई कारण हैं, जिनमें स्वास्थ्यप्रद जलवायु का पाया जाना, समतल मैदानी भूभाग का पाया जाना, उपजाऊ मृदा का पाया जाना, जल की उपलब्धता, खनिज संपदाओं के भंडार, औद्योगिक विकास, परिवहन के साधनों की उपलब्धता आदि अनेक तरह की जो अनुकूल दशाएं हैं वो इन क्षेत्रों में विद्यमान होने के कारण ये जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की। दोस्तों विश्व में ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हो, उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी जहां का जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, उन क्षेत्रों को अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वोत्तर भाग, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य भारत तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। दोस्तों सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रों को शामिल करते हैं। जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों की निकटता आदि कई कारणों की वजह से यहाँ जनघनत्व कम पाया जाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के खास क्षेत्र वो इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के आसपास पाया जाता हो, वे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जैसे सूडान, लीबिया, कनाडा, पेरू, अर्जेंटीना, इक्वेडोर, साइबेरिया आदि सभी इन क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल करते हैं। जनशून्य प्रदेश, जहां जो
जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी कम पाया जाता हो, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी कम पाया जाता हो, उनको जनशून्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों पृथ्वी का लगभग 70% भाग पृथ्वी का लगभग 70% भाग जनशून्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र या तो अति शीतल है या अति उष्ण अवस्था में मरुस्थलीय है। तो इस वजह से इस यहाँ जो लोगों की संख्या है वह जनशून्य यानी शून्य के बराबर है। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी यहाँ का जनघनत्व कम है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी अधिक लोग रहते हो, उनको इन क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अधिक में 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं तो उन्हें अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अगर जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो उन्हें सामान्य जनसंख्या घनत्व वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। अगर जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो उन्हें कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। और अगर एक व्यक्ति से भी कम हो तो उसे जनशून्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 5 भागों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को बांटा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या में आया परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में जो परिवर्तन आता है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 रूप होते हैं या जनसंख्या वृद्धि 2 रूपों में होती है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। यानी एक तो सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के रूप या पक्ष, जनसंख्या वृद्धि अनेक रूपों में देखी जाती है, जैसे निरपेक्ष वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत मूल्य के रूप में, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि के रूप में। जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि, निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या में से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या का अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे देखो दोस्तों, मान लेते हैं भारत की बात करते हैं। भारत में 2001 में जनसंख्या थी 102.71 करोड़। ठीक है। अगर पिछली जनगणना देखें तो 1991, यानी जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात देश में जनगणना संपन्न कराई जाती है। यानी 1991 में हुई थी, उसके बाद 2001 में, फिर 2011 में। तो दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी? 102.71 करोड़ थी। विगत जनगणना वर्ष यानी 1991 में भारत की जनसंख्या थी कितनी? 84.60 करोड़। तो दोस्तों 1991 में जनसंख्या थी कितनी? 84.60 करोड़ और 2001 में बढ़ के हो गई 102.71 करोड़। तो परिभाषा क्या थी कि वर्तमान जनगणना वर्ष कौन सा था? 2001 तथा विगत जनगणना वर्ष यानी वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या में से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या का अंतर, यानी इसको वर्तमान में से विगत वर्ष की जनगणना को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? निरपेक्ष वृद्धि दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? निरपेक्ष वृद्धि आ जाएगी। तो निरपेक्ष वृद्धि अगर 102.71 में से 84.60 को घटाया तो कितने आएंगे? लगभग 18.10 करोड़, 18.10 करोड़। ये निरपेक्ष वृद्धि दर होगी। निरपेक्ष जो वृद्धि है वो होगी।
तो दोस्तों निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या हुई, किसी क्षेत्र विशेष में वर्तमान जनगणना की वर्ष की जनसंख्या में से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या का अंतर क्या कहलाता है, निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण, सबसे पहला जो कारण है जनसंख्या वृद्धि का वह है मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है उसमें से एक है मृत्यु दर में गिरावट, यानी वर्तमान में चिकित्सा सुविधाओं में अत्यधिक सुधार होने के कारण मरने वालों की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। यानी लोग जन्म तो उतना ही ले रहे हैं लेकिन मरने के जो आंकड़ा है उसमें क्या आई है, कमी आई है। तो जनसंख्या में निरंतर क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा है दोस्तों खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। दोस्तों अगर जनसंख्या ज्यादा है फिर भी अगर लोगों के पास खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उनके बीच मारामारी नहीं होगी। तो उनको पर्याप्त अगर संसाधन मिलेंगे, पर्याप्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता होगी तो जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती जाएगी, उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि भूखमरी लोगों में फैलेगी नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की बजाय क्या होगी, वृद्धि होगी। दोस्तों आगे है औद्योगिक विकास। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, औद्योगिक विकास। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण औद्योगिक विकास भी है। अब आप सोच रहे हो औद्योगिक विकास किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है, तो दोस्तों बता देता हूं आपको। औद्योगिक अगर जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमावड़ा अधिक मिलता है। मान लो किसी क्षेत्र में उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में तो दूसरे क्षेत्र से लोग आकर वहां रहना शुरू कर देंगे, तो जिस स्थान पर वो जाएंगे वहां की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। जिस स्थान को वो छोड़कर आते हैं वहां की जनसंख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार औद्योगिक विकास भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धतियां। वैज्ञानिक पद्धतियां। दोस्तों वैज्ञानिक पद्धतियां भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि वैज्ञानिक जो शोध है उनके कारण समाज विकसित समाज की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर समाज विकसित समाज की ओर बढ़ेगा तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा तो लोग वहां आकर बसने की कोशिश करेंगे, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आ रहा है। अगला है दोस्तों शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा। जो क्षेत्र राजनीतिक रूप से शांत है, युद्ध की परिस्थितियां नहीं है, राजनीतिक गतिविधियां एकदम शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां वो जनसंख्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। यानी ऐसे राजनीतिक क्षेत्र जहां राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वहां शांतिपूर्वक जो वातावरण है वो बनाती है, ऐसे क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, न कि अशांति वाले और हिंसा वाले क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना पसंद करें। तो यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बनकर सामने आया है। सबसे जो अंतिम है कारण वो है प्रवास। दोस्तों प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे से वो स्थायी रूप से जाओ या अस्थायी रूप से जाओ, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो दोस्तों मानव द्वारा रोजगार प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कई ऐसे कारण हैं जिनके लिए एक स्थान को छोड़कर वह दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होता है। जिस स्थान को वह छोड़कर जाता है वहां की जनसंख्या में कमी तथा जिस स्थान पर वह जाता है वहां की जनसंख्या में वह बढ़ोतरी करता है, वृद्धि लाता है। यह है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक पद्धतियां, शांति और सुरक्षा तथा प्रवास, ये है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण। में जो वर्ष 2025 तक यानी विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व में 2025 तक जो जनसंख्या है वह कितनी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों विश्व में जो जनसंख्या है वह 2025 तक लगभग
हो जाएगी 781.8 करोड़। यानी 2025 तक यह अनुमान लगाए जाते हैं कि विश्व की जनसंख्या 781.8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। कब? वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक। सन 2015 के अनुसार विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? कब के अनुसार? 2015 के अनुसार। 2015 के अनुसार विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, विश्व का जनसंख्या घनत्व, विश्व का जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कितना था? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2015 में विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लेके आएंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जो अपने आप में खुद एक चैप्टर है या अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगली कड़ी में आपके साथ आएंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत लेकर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों घर पर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो कल अपन मिलने लायक रहेंगे। अगर आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें और सुरक्षित रहें। सरकार ने जो गाइडलाइन कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना करना एक अच्छा नागरिक, एक अच्छे देश का नागरिक होने का एक प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर रहोगे और सुरक्षित रहोगे। जय हिंद, जय भारत।